नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी सेक्शन को सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आप आने वाले दिनों में सीटेट का एग्ज़ाम या यूपी टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम जो टीटी का होता है देना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी सेक्शन में पूछे जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, तो आपको आसान रहेगा आंसर देने में। पहला क्वेश्चन है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, जन्म पूर्व अवधि, जो कि एकदम से गलत होगी, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सीटेट के खास तौर पे क्वेश्चन जब आपको उसका विकल्प पढ़िए तो उसके पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए। ठीक, तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है वो होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था की शुरुआत नॉर्मली 5 वर्ष से मानी जाती है। यह वह समय होता है जब बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। इस समय बच्चे को जो भी नए शब्द वहाँ पे वो सुनता है अपने स्कूल में, उनको सीखता है और उसको वो ग्रहण कर लेता है। इस अवस्था में बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जाता है वह उनके भाषा विकास के लिए बहुत ही संवेदनशील होता है। इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में बच्चों को अच्छे व नैतिक शब्दों को ही सिखाना चाहिए। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है, जो कि 5 वर्ष से शुरू होती है, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चा होता है वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है या भाषा को सीखना प्रारंभ कर देता है। तो ये भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आया था, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। यहाँ पे देखिए, नैतिक विकास के बारे में जो है कोलबर्ग ने एक अपनी पूरी थ्योरी दी थी और उन्होंने उस अपनी थ्योरी में जो है कुल 6 स्टेज बताए थे, 6 स्टेज थे उनकी थ्योरी में। और पूछा क्या जा रहा है कि जो ऑप्शन दिया गया है उस 6 स्टेज में से कोई एक स्टेज इस ऑप्शन में है, वो कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोलबर्ग का जो नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं हैं उनको जो है आपको याद होना चाहिए। ये बगल के चार्ट में आप देख रहे हैं, ये 6 अवस्थाएं हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड, यानी कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, ये जो है कोलबर्ग की नैतिक अवस्था में से एक अवस्था है, जो कि यहाँ पे 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो ये इनका राइट आंसर होगा। इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान वाले प्लेलिस्ट में आपको कोलबर्ग के सिद्धांत मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। पूरा डिटेल में वहाँ पे हमने आपको इसको समझाया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान, ठीक है, कक्षा में जो है डिस्कशन के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है, जो व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस पर आप लोग जो है अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, तभी आप इनको सही कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या करता है, इसका उदाहरण है जेंडर पक्षपात का। ठीक है, यदि कोई शिक्षक जो है चाहे लड़कियों पर अधिक ध्यान दे रहा है चाहे लड़कों पर, तो वो जेंडर पक्षपात है। ठीक है, आपको क्या है, सभी पे समान रूप से ध्यान देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। ठीक है, बच्चों के अंदर, अब तक अगला क्वेश्चन था वो शिक्षक कर रहा था, यहाँ पे बच्चों का पूछा गया है कि बच्चे यदि करते हैं तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो जेंडर पक्षपात के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, क्लास में आपको जो है ऐसा डिस्कशन करना चाहिए कि जिससे बच्चों में जो रूढ़वादिता है जेंडर पक्षपात को लेके वो समाप्त हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया था कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया था। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि ये कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के ज्ञान को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा था। ठीक है, और उन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं पर जो है
उनका प्रभाव का महत्व बताया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की ने, लेओ वाइगोत्स्की ने इनका सिद्धांत भी है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे वह जूता पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एज आपको ध्यान रखनी है कि कितने वर्ष का बच्चा है, 5 वर्ष का बच्चा है जो इस प्रकार का कथन कह रहा है। तो ये जो है वार्ता वाइगोत्स्की के किस प्रकार से इस वार्ता को वाइगोत्स्की ने संबोधित किया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो वाइगोत्स्की ने इस प्रकार की वार्ता को क्या कहा था, प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6 का जो है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, ठीक है। ये भी जो है यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ढांचा निर्माण, ठीक है। ये जो है इसको इंग्लिश में देखिए, अगर कोई भी शब्द आपको हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आप इंग्लिश ट्रांसलेट उसका देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है क्या, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जो है ये क्या है, एक थ्योरी है किसकी, वाइगोत्स्की की, ठीक है। उन्होंने इसमें बताया था, इसका मीनिंग ये होता है मेनली ढांचा निर्माण, यानी कि भाषा शिक्षण के लिए ढांचा निर्माण एक उन्होंने जो है एक थ्योरी दी थी, और जिसमें बताया था कि इसमें छात्रों को सीखने और समस्या समाधान के लिए निर्देश दिया जाता है, ठीक है। बच्चों को आपस में जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है उस टाइप में बैठा के और जो है उनको एक निर्देश दे दिया जाता है, एक समस्या बताई जाती है जिसके समाधान के लिए उनको निर्देश दिया जाता है, या फिर उनको आवश्यकता पड़ने पे कोई सहयोग भी प्रदान किया जाता है, जिससे क्या करें कि वो उस समस्या को आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इस प्रकार का एक थ्योरी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चों को संकेत देना एवं आवश्यकता पड़ने पर उनका सहयोग भी प्रदान करना, ये किस प्रकार से है। तो ये इनकी वाइगोत्स्की की थ्योरी थी जिसको ढांचा निर्माण थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो ये हमने आपको जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं जो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं उसके बारे में जब पढ़ाया था तभी आपको बताया था कि सीटेट एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो आप ये थंबनेल देख रहे हैं, ये वाली वीडियो देख लेंगे, पूरी डिटेल में इसमें हमने आपको पढ़ाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है सबसे पहले किस एज में होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये 7 साल से लेकर 12 साल, ये 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चों के बीच की अवस्था है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा संरक्षण एवं कक्षा समावेशन, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ये वाली वीडियो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। देखिए 2 क्वेश्चन लगातार आया है जीन पियाजे से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्कीमा जो है इनकी एक थ्योरी भी थी, ठीक है। स्कीमा कहते कैसे हैं, किसे हैं कि ऐसी मानसिक संरचना जो व्यक्ति विशेष के लिए मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करती है, उसको स्कीमा कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट जो है जीन पियाजे ने बताया था, ठीक है। उनके कहने का मतलब था कि जो भी बच्चा सीखता है, कोई भी चीज़ को सीखता है या सोचता है या करता है, तो उसके लिए उसके मस्तिष्क में एक स्कीमा होती है, यानी कि उसके लिए जो है एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे उस चीज़ को सीखता है और अपने मस्तिष्क में व्यवस्थित कर लेता है, ठीक है। तो उसी को उन्होंने स्कीमा कहा था, ये जीन पियाजे का है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे स्कीमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। जो आप असेसमेंट करते हैं उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड, यानी कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ये दोनों चीज़ अगर जो है समझ लेंगे आपके बच्चे, जो आप कॉन्सेप्ट बच्चों को बता रहे हैं उसमें उनके कन्फ्यूजन कहाँ पे है, ठीक है, तो आकलन का जो है उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, ठीक है। बुद्धि के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप पढ़िए कि, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, यानी बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, ठीक है।
आपको ऑप्शन पढ़ के हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप ऑप्शन देख लीजिएगा। आपका मेनली वीडियो देखने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको सही आंसर पता चल जाए, और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो आपको पता चल जाए। अगला क्वेश्चन आया था कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। ठीक है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ठीक है, तो वो जो है समस्या के बारे में सोच रही है। समस्या समाधान के बारे में सोचना ही क्या होता है? सृजनात्मक विचार होता है। ठीक है, बच्चों में, यानी क्रिएटिव थिंकर होते हैं बच्चे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब बच्चों का एक ऐसा समूह है जो क्या कर रहा है कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है, अच्छी तरह से जो है शिक्षण में। तो इसके लिए बच्चों शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि अपनी शिक्षण पद्धतियों पर विचार करना चाहिए कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसके लिए जो शिक्षण विधि का उपयोग कर रहा है वो सही है कि नहीं है, या फिर बच्चों में सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चों में उस सब्जेक्ट के प्रति जो है इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, बच्चे बोर ना हो, क्लास जो है बोरिंग ना हो। इसके लिए आप दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, कोई कहानियाँ सुना सकते हैं। वो आपके सब्जेक्ट पर निर्भर करती है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं और कौन सी शिक्षण विधि अपना रहे हैं। ठीक है, अगला देखेंगे कि समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शैक्षिक योजनाओं के लिए समावेशी कक्षा में सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी अगर आपको नहीं समझ में आती किसी शब्द की तो आप जो है इंग्लिश ट्रांसलेट उसका देख लेंगे। तो यहाँ पे ये है डिसलेक्सिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ये पढ़ने की क्षमता है, और जितने भी पठन या फिर शिक्षा संबंधी विकार होते हैं बच्चों में, उसकी अलग से हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें पूरी लिस्ट है, आप उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आपकी सारी अक्षमताएं जितनी हैं वो सब पता चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिसलेक्सिया क्या होती है? ये धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, सीटेट हो या यूपी टेट हो, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ठीक है, कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि कब जो है लागू, तो जो है अप्रैल 2010 से हुआ था, लेकिन 2009 में ही जो है ये पास हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूछा गया है कि इसमें जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है ये किस पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका हो जाएगा तीसरा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पे है। ठीक है, अधिकार आधारित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन जो आपके पास हैं उसमें ऑप्शन आप देख लीजिएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। यानी कि संरचनावादी ढांचे में क्या होता है? अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। जो भी बच्चे किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर एक अपना जो है अपना अलग से सिद्धांत बना लेते हैं, उसके खिलाफ क्या करना चाहिए? आपको कुछ ऐसे उदाहरण देने चाहिए जिससे बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर गलत है तो वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, और आपको जो सही है वो बच्चों को बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है? ठीक है, जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि बच्चों के अनुभवों की प्रमुखता देना चाहिए। ठीक है, बच्चों, क्योंकि छात्र केंद्रित है तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे में क्या होते हैं? सन्निहित होते हैं। क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। यहाँ पे क्या होते हैं? सन्निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संरचनावादी सिद्धांत पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या सही होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान संरचना की प्रक्रिया, यानी कि चौथा ऑप्शन
ये इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम होता है। ठीक है, किसी भी आप छात्र को स्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं या फिर गैर उदाहरण दे रहे हैं तो इसका क्या परिणाम होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, यदि आप किसी चीज़ को स्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं या फिर किसी चीज़ को ऐसे बिना उदाहरण सहित जो है अगर बच्चों को बता देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करना से क्या प्रभाव पड़ता है। लगातार अगर आप किसी बच्चे को दंड देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए लगातार आपको नहीं करना चाहिए, ना आपको लगातार पुरस्कार देना चाहिए, ना आपको लगातार दंड देना चाहिए। ठीक है, दंड तो वैसे भी अब जो है माना गया है कि नहीं देना है बच्चों को, आपको अपने से जो है समस्या समाधान विधि से या किसी भी तरीके से बच्चों को जो है समझाना है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लेकिन दंड का प्रयोग नहीं करना है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, सार्थक अधिगम के लिए कौन कौन सी प्रथा जो है बढ़ावा देती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी कि जिसमें सेकेंड और थर्ड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ठीक है, और जो है सतत एवं समग्र मूल्यांकन दोनों करना चाहिए। ठीक है, आपको लर्निंग का ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए और उसके साथ साथ जो है उनका मूल्यांकन भी बच्चों को करना चाहिए कि जिससे कोई भी चीज़ हो वो जो है सक्रिय रूप से बच्चे सीख सकें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब जो है बच्चे अगर किसी भी चीज़ को समझने में जटिलता का अनुभव करते हैं तो आप किस प्रकार से उसको आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए और राइट आंसर हो जाएगा कि अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के। ठीक है, कि बच्चों को उस टॉपिक पे जो है डिस्कस करने का मौका दिया जाए। ठीक है, और जहाँ पे हो सके बच्चों को निर्देश दिया जाए या फिर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ आप जो है निर्देश दे सकते हैं या कुछ हाव भाव से बता सकते हैं, लेकिन उनको जो है उस पर डिस्कशन करने दिया जाए और साथ ही साथ जो है जिससे बच्चे स्वयं सीख सकें। ठीक है, जिस पर वो जटिलता का अनुभव करते हैं, लेकिन इस जो है डिस्कशन में आपका जो है मार्गदर्शन जरूरी है और आपको बच्चों का जो है सहयोग देना, निर्देश करना, जहाँ पे उनको जटिलता का अनुभव हो रहा है उसको आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान देंगे और यहाँ कहा जा रहा है कि प्रभावशाली समस्या समाधान बनने के लिए किस प्रकार से, मतलब कोई भी समस्या यदि बच्चों के सामने आती है तो कैसे उसका वो निवारण कर सकें, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि बच्चों में जो साजनभूत जो अनुमान है, जो उनका सिद्धांत है, लगाने को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, कि ये जो है चीज़ किस प्रकार से है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास सबसे तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, इसमें मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है और शारीरिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, विकास के जितने भी सिद्धांत हैं उसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी था, हमने पढ़ाया भी था आपको विकास के सिद्धांत टोटल, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा कि जो है सांस्कृतिक संदर्भ में ये प्रभावित नहीं करता, यानी विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करती, ये जो है गलत है, तो ये इसका सिद्धांत नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच की जटिल पारस्परिक क्रिया, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता किस पर निर्भर करती है, एक आनुवंशिकता पर निर्भर करती है और एक आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बच्चों में जो सामाजिकरण का विकास होता है वो जो है कहाँ कहाँ से होता है, इसमें दूसरा पूछा गया है, प्राथमिक नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं मीडिया। ठीक है, ये इससे बच्चे सीखते हैं सामाजिकरण अपने स्कूल में और अपने आसपास के जो उनके मीडिया है या जो भी आप टीवी या जिससे भी देखते हैं, लेकिन प्राथमिक अगर पूछा जाता है तो वो उसका परिवार, ठीक है, और उसका आस पड़ोस होता है। ठीक है, प्राथमिक परिवार आस पड़ोस होता है, द्वितीय पूछा जाएगा तो विद्यालय होता है।
ठीक। तो ये क्वेश्चन थे जो सीटेट 2019 में पूछे गए थे। यदि इस वर्ष आपको सीटेट की परीक्षा देनी है तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला सेक्शन आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यही टॉपिक जो है, यही पार्ट जो है सबसे टफ पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।